सपना अपने कमरे में बैठकर अपनी अंगूठी देख रही होती है। तभी वहां हाथों में दूध लिए आशा आती है और अपनी बहू के हाथ की अंगूठी देख उसे दूध देते हुए बोलती है। अरे ये तो वही अंगूठी है जो मैं लेना चाहती थी, पर जब मैं गई लेने तब मुझे अंगूठी नहीं मिली। ये अंगूठी बहुत अच्छी है, इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है। अच्छा हुआ जो ये तुम्हें मिल गई। लगता है माँ जी को ये अंगूठी काफी पसंद है। अगर ऐसा है माँ जी तो ये अंगूठी आप रख लीजिए। अरे नहीं बहू, भला मैं तुम्हारी अंगूठी कैसे ले सकती हूँ, तू बहू है मेरी। माँ जी मैं भी आपकी बहू नहीं बेटी जैसी हूँ, और एक बेटी आपको ये अंगूठी दे रही है। इतना बोल सपना अपनी उंगली से जबरदस्ती उस अंगूठी को निकालकर आशा को दे देती है। अंगूठी लेकर आशा मन ही मन खुश हो रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है और दोनों सास बहू खिड़की से अपनी पड़ोसन का घर देखती हैं। देख रही है बहू, वो औरत है ना जो वो अपने ही घर में साफ सफाई खाना बनाने का काम करती। बेचारी के पास पैसे नहीं थे तो गरीब घर में ही अपनी बेटी की शादी करवा दी। शांति और उसके परिवार के बारे में बात कर आशा वहां से चली जाती है। तो वहीं शांति की बेटी जब अपने मिडिल क्लास ससुराल में पहुंचती है तो उसका देवर अपनी भाभी को बेड दिखाते हुए कहता है, देख रही हो भाभी, हमारे घर में एक भी बेड नहीं था, पर भैया की शादी में मैंने माँ से कहकर आपके लिए बेड मंगवाया है ताकि मेरी प्यारी भाभी आराम से सो सकें। अपनी मिडिल क्लास ससुराल में आकर कोमल काफी खुश होती है। अब अगली सुबह शांति जब आशा के घर काम करने जाती है तो वो आशा से कहती है, मालकिन आज मेरी बेटी पगफेरे की रस्म के लिए आने वाली है तो आज मुझे जल्दी जाना है। कौन सा तूने अपनी बेटी की शादी दूर करी है, पड़ोस में ही तो करी है, और मेरी बहू को भी आज पगफेरे की रस्म के लिए जाना है। जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर जल्दी चली गई तो 2 दिन के पैसे काटूंगी। कोई बात नहीं मालकिन, आप मेरे 2 दिन के पैसे काट लेना, पर मेरा आज घर जल्दी जाना जरूरी है। शांति आशा की एक नहीं सुनती और अपना काम खत्म करके जल्दी से वहां से चली जाती है। अब आशा अपनी बहू के कमरे में जाती है जहां सपना ने बेड पर 4-5 तरह की साड़ियां रखी होती हैं। बहू तेरी सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। अब तो मेरी बेटी की शादी हो गई, वरना पहले वही मुझे शॉपिंग करवाती थी। अब मुझे बुढ़िया को क्या पता कि मुझ पर कौन से डिजाइन की साड़ी अच्छी लगेगी। माँ जी वैसे मैं ये साड़ी पहनकर पगफेरे की रस्म के लिए जाने वाली थी, पर आपको ये साड़ी पसंद है तो ये साड़ी आप ही रख लो, मैं कोई दूसरी साड़ी पहन लूंगी। नहीं बहू, मैं ये साड़ी लेकर क्या करूंगी, मुझे तो इसका ब्लाउज भी नहीं आएगा। माँ जी आप ये साड़ी आराम से ले लो, मैं आपके लिए दूसरा ब्लाउज बनवा दूंगी। जहां लालची आशा अपनी बहू से उसकी फेवरेट साड़ी ले लेती है तो वहीं सुमित्रा जब अपनी बहू को सिंपल कपड़े पहनकर अपने मायके जाता देखती है तो उसे रोकते हुए उससे कहती है, बहू शादी के तुरंत बाद तुम अपने मायके जा रही हो, एक दिन के लिए मैं तुम्हें ये साड़ी पहनकर नहीं जाने दूंगी। माँ हम लेट हो रहे हैं। चुप कर तू, 1 घंटे लेट चले जाना बहू तू। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी बाहर से तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी लेकर आती हूँ। सुमित्रा बाहर जाकर जल्दी से एक महंगी साड़ी लेकर आती है। तुम ये पहन कर जाओ, शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हो, अच्छे से जाना ताकि वहाँ के लोग भी देख तुम्हारी तारीफ करें। कोमल अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनकर अपने मायके आती तो वहीं सपना दूसरी साड़ी पहनकर अपने मायके आती। सपना तू तो पगफेरे के लिए दूसरी साड़ी खरीदी थी, फिर तू ये कौन सी साड़ी पहन कर आ गई है? माँ शादी की थकान और इन रस्मों से परेशान हो गई हूँ मैं, शायद इस परेशानी में मैंने ये साड़ी डाल दी। सपना के जाते ही आशा अपनी बेटी से फोन पर बात करती है और खुशी अपनी माँ से कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया माँ, उससे उसकी अंगूठी और उसकी फेवरेट साड़ी लेकर। अगर तुमने अभी से ही भाभी को कंट्रोल नहीं किया ना तो वो भैया को लेकर बहुत जल्द अलग रहने लग जाएंगी। जहां आशा फोन पर खुशी से बात कर रही होती है तो वहीं शांति अपनी बेटी को देख काफी खुश होती है। तेरी सास कितनी अच्छी है, वरना कहाँ कोई सास अपनी बहू को रोक कर बाहर से उसके लिए नए कपड़े लाती है। हाँ मेरी सास बहुत अच्छी है। वैसे आज आप घर जल्दी कैसे आ गई? अगर आशा मालकिन ने आपके पैसे काट लिए तो? शादी के बाद पहले दिन मेरी बेटी मुझसे मिलने आ रही है और इसमें मैं पैसे की चिंता करूं? तू तो जानती है वो औरत कितनी लालची है। तू ये सब छोड़ और बता तू क्या खाएगी? अब शांति कोमल के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है तो वहीं सपना की माँ अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाती है। एक दिन दोनों बहुएं अपने अपने घर रुककर फिर से अपने ससुराल आने की तैयारी करती हैं। दामाद जी ये आपके लिए कोट पैंट और कुछ पैसे। माँ मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? हाँ माँ इन सब की जरूरत नहीं है। अरे बेटा शादी के बाद मायके से ससुराल जा रहे हो, लोग देखेंगे कि मायके वालों ने क्या दिया। मैं खाली हाथ तो अपनी बेटी दामाद को नहीं भेज सकती। काफी बोलने पर सपना और अमित अपनी माँ का तोहफा लेकर अपने घर आते हैं और घर आते ही आशा की नजर लिफाफे पर पड़ती है और एक बार फिर वो अपने बेटे और बहू से कहती है,
मैंने आज का टाइम दिया था। नौकर और शादी में काम करने वाले मजदूरों को सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि अभी पैसा चाहिए मुझे। बुढ़िया के हाथ में तो 1 रुपए नहीं, अब क्या करूं मैं। अगर माँ जी अभी ही देना है तो आप ये पैसे दे दीजिए, अमित जी मुझे बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी अमित जी पैसे दें या मैं दूं, बात तो एक ही है। कितनी समझदार बहू मिली है मुझे, जीती रह बहू। आशा सपना के घर में कदम रखते ही उससे उसके मायके के पैसे ले लेती है। तो वहीं जब हाथों में कुछ पैसे और तोहफे लेकर कोमल अपने ससुराल आती है तो ये देख तुरंत सुमित्रा शांति को फोन करती है। बहन, आपने पैसे और गिफ्ट क्यों भेजा? आपने हमें अपनी बेटी दे दी, हमारे लिए वही काफी है। मैं अभी अपने छोटे बेटे के हाथ से ये सामान वापस भिजवा रही हूँ। अरे बहन, मैं अपने बेटी दामाद को खाली हाथ नहीं भेज सकती थी ना, बस इसीलिए। पर आपसे मैं वादा करती हूँ अगली बार बिना आपसे पूछे कुछ नहीं दूंगी। बस आखिरी बार जो दिया है वो रख लीजिए। शांति के काफी बोलने पर सुमित्रा उसकी बात मान लेती है। तो वहीं आशा कमरे में जाकर अपनी बेटी को फोन करती है। अरे तुझे पता है तेरी भाभी कितनी चालाक है, मायके से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई और उसकी माँ ने भी सिर्फ अपनी बेटी दामाद को दिया। पर मैं भी कुछ कम थोड़ी ना थी, मैंने तेरी भाभी से उसके सारे पैसे ले लिए। मेरी लालची माँ का जवाब नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। 1-2 दिन में बस मैं भी आने ही वाली हूँ। जहां आशा और खुशी मिलकर सपना से उसकी सारी चीज ले रहे होते हैं तो वहीं कोमल का देवर दिवाकर अपनी भाभी की पसंद का खाना लेकर आता है। भाभी गुलाब जामुन खाओ, भैया बता रहे थे तुम्हें खाने के बाद मीठा खाने की आदत है। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कैसे ना रखे बहू, भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी दी है। कोमल अपनी सास का प्यार देखकर काफी खुश होती है। बहुत जल्द खुशी भी अपने मायके आती है, जहां सपना अपनी आंखों से देखती है कि कैसे आशा सपना का सारा सामान खुशी को दे रही है। ये देख खुशी, 500 की साड़ी, ये सोने की अंगूठी, पैसों का लिफाफा सब तेरी भाभी से लिया है मैंने उसे बेवकूफ बनाकर। सब कुछ कितना अच्छा और सुंदर है माँ। मेरी सास के तो 2 चेहरे हैं। मेरे सामने कितनी भोली मासूम बन रही है और मुझसे मेरा सारा सामान लेकर मेरी नंद को दे रही है। इस बुढ़िया को तो अब मैं बताऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपनी सास को आजमाने के लिए सपना आशा से कहती है। माँ जी, शाम को मुझे अमित जी के साथ बाहर पार्टी में जाना है, तो मैंने आपको अपनी जो सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट, साड़ी दी थी ना, वो आप मुझे कुछ देर के लिए दे दीजिए। वो बहुत साड़ी तो मुझे याद नहीं आ रही मैंने कहाँ रखी, और सोने चांदी की चीज घर में ऐसे ही नहीं रखती है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैंने लॉकर में रखवाई है, ये तिजोरी में खुद रखी है। तेरे पास जो है तो वही पहन के चली जा, मैं तुझे 1-2 दिन में ढूंढ कर दे दूंगी। मेरा सारा सामान अपनी बेटी को देकर मेरे सामने कैसी भोली बन रही है। अपनी सास से सपना कुछ नहीं कहती। तो वहीं सुमित्रा अपनी बहू के लिए मेकअप का सामान लाती है और उसे बिठाकर अपने हाथों से उसका मेकअप करती है। ऐसे ही कहीं पर भी बनकर चली जाती है। अब देख कितनी अच्छी लग रही है, अब जाओ तुम दोनों घूमने। देखा कोमल, तुमसे अच्छा मेकअप करना मेरी माँ जानती है, भले ही खुद न करती हो। कुछ दिन में सूरज और कोमल बाहर घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सपना रसोई में खाना बना रही होती है तो आशा उसके पास आकर कहती है, बहू आज फिर साधारण खाना बना रही है। जब मेरी बेटी थी तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती थी, पर अब तो डॉक्टर ने तेल मसाले खाने से मना कर दिया। आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। माँ जी, जब डॉक्टर ने मना कर रखा है तो क्यों अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है? भूल जाइए तेल मसाले वाली चीज। जहां सपना अपनी सास को उसकी पसंद का खाना बनाने से मना कर देती है तो वहीं सुमित्रा अपनी बहू को हटाकर उसकी पसंद का खाना बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ कल हमें शादी में जाना है, सपना बता रही थी आपने उसके सारे जेवर लॉकर में रखवा दिए हैं। आज का टाइम है आपके पास, आप सारे गहने निकलवा कर ले आओ। पर अमित आज तो शनिवार है, बैंक बंद होगा। माँ जी, मैं नई नवेली बहू हूँ, सिंपल बनकर तो नहीं जा सकती। आप एक काम कीजिए, मुझे अपने गहने दे दीजिए। सपना अपनी सास के गहने ले लेती है और 1 हफ्ता बीत जाता है। बहू, तूने जो मेरे गहने लिए थे वो कब तक देगी? माँ जी, मैं भी आप ही की बहू हूँ। अगर आप मेरी सामान को इतना संभाल कर रख रही हैं तो मैं कैसे आपके सामान की देखभाल ना करूँ? मैंने भी आपके गहने लॉकर में रखवा दिए हैं। मैंने सोचा था सिर्फ मैं ही चालाक हूँ, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। माँ जाने दो ना, हम जल्दी आ जाएंगे गोलगप्पे खाकर। एक बार कहा है ना, शाम है नहीं जाना। आंटी आने दीजिए ना अनीता को हमारे साथ, हम यहीं पास वाले बाजार में जाकर गोलगप्पे खाकर आ जाएंगे। प्लीज माँ। ठीक है चले जाओ, लेकिन आधे घंटे में आ जाना। अनीता अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाकर बाजार से लौट रही होती है कि तभी कुछ आवारा लड़के। तो जाने मन कहाँ जा रही हो, कहो तो हम छोड़ दें तुम्हें। अरे अरे
कहाँ चली, नाम तो बताकर जाओ। लगता है शर्म आ गई। अरे हमसे कैसा शर्माना, हम तो तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम जैसे लड़कों की वजह से हम लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है। अनीता क्या कर रही है? चुप हो जा वरना ये लड़के हमारा पीछा करने लगेंगे। तू जानती है ना, यहाँ कोई कायदे कानून भी नहीं है कि इनका कुछ हो सके। उन लड़कों की वजह से अनीता घर आकर काफी रोती है, जिसे देख सविता, इसीलिए मैं तुझे शाम में घर से बाहर निकलने से मना करती हूँ। क्या जरूरत थी उन लड़कों के मुंह लगने की? तो माँ कब तक हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा? अपनी मर्जी से हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते। पूरे गांव भर में ऐसे कई आवारा लड़के हैं, क्या कानून हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता? हमारा गांव बिना कानून का गांव है। यहाँ सब लोग अपनी मर्जी का करते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। ना जाने कब हम गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। अरे जल्दी जल्दी माल डाल बैग के अंदर, अभी पड़ोस वाले घर में भी चोरी करनी है। दोनों चोर तिजोरी साफ कर रहे होते हैं कि तभी वहां वृंदा और सोमनाथ आ जाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हमारे पैसे हैं, छोड़ो इसे। अरे मुंह बंद कर अपना, अगर एक भी आवाज निकाली तो ये चाकू सीधा तेरे गले में घुसा दूंगा। फिर न तो आवाज निकालने के लायक बचेगा न जीने के। बुढ़िया समझा दे अपने पति को। इन्हें कुछ मत करिए, आप लोगों को जो ले जाना है ले जाइए, लेकिन इन्हें कुछ मत करिए। वृंदा और सोमनाथ के सामने ही वो दोनों चोर सारी तिजोरी लूट कर चले जाते और बेचारे दोनों कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन वृंदा सोमनाथ जब अपने गांव के थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उन दो चोरों ने हमारी सारी तिजोरी लूट ली, हमारी मदद करिए। अरे क्यों चिल्लाकर कान फाड़ रहा है मेरा? रामलाल, इस बुढ़िया बुड्ढे की कंप्लेंट लिख। तो बताओ कौन थे वो चोर और तिजोरी में कितने पैसे थे तुम्हारे? और जब पता है कि यहाँ चोर हैं तो तिजोरी रखने की क्या जरूरत है घर पर? अरे साहब, बिरयानी तो मस्त मंगवाई है आपने, बस अगली बार मटन बिरयानी मंगवाना। जेल में डालने के बजाय इन चोरों को आप बिरयानी मंगवा कर खिला रहे हैं। आप क्या उन चोरों को ढूंढेंगे? हमारा कानून तो सच में अंधा हो गया है। ए बढ़िया, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। नहीं लिख रही तेरी कोई कंप्लेंट, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हम मासूम लोगों को इंसाफ मिलेगा। बिना कानून के यहाँ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। क्या कभी इस बिना कानून वाले गांव में कभी कानून आ पाएगा? लोगों को इंसाफ मिलेगा? इन सभी चीजों को जानने के लिए आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंदना बहू, तुम तो काफी अच्छा खाना बनाती हो। हमें नहीं पता था कि शहर की लड़कियां भी अच्छा खाना बना लेती हैं। थैंक यू माँ जी। वैसे आपसे मैं एक बात कहूँ, मैं पहली बार गांव में आई हूँ। क्या मैं गांव घूम सकती हूँ? मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? निशा बेटा, जा अपनी भाभी को गांव दिखा दे। 2 दिन पहले ही शहर में रहने वाली वंदना शादी कर इस गांव में बहू बनकर आई थी। वंदना अपनी नंद निशा के साथ गांव घूम रही होती कि तभी वो कुएं के पास 2 औरतों को झगड़ता हुआ देखती, जो झगड़े में एक दूसरे का सर फोड़ देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो एक दूसरे को मार ही देंगी। चलो उनकी लड़ाई रुकवाते हैं। भाभी, आप क्या कर रही हैं? आप उनके बीच में जाएंगी ना तो वो दोनों आपको ही मारने लगेंगे। चलिए यहाँ से। निशा की ये बात सुन वंदना को काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर में दोनों बाजार आ जाती है और निशा फल वाले से कुछ फल लेने लगती है कि तभी वंदना देखती है कि उस दुकान वाले ने तराजू के नीचे चुंबक लगा रखा है। ये देख, शर्म नहीं आती इस तरह ग्राहकों को लूटते हो? निकालो चुंबक को, वरना क्या पुलिस में जाओगी ना? चली जाओ, हम नहीं डरते किसी से। ये सब वंदना के लिए काफी अजीब था। वंदना जब इस बारे में निशा से पूछती है, भाभी आप तो शहर की रहने वाली, वहाँ तो इंसाफ के लिए कानून है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर गांव में कोई कानून नहीं है। यहाँ जिसकी मर्जी में जो आए वो करता है। अगर किसी का खून भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पुलिस भी कुछ नहीं करती है? तुम अदालत जा सकते हो कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए। भाभी, यहाँ के पुलिस और वकील खुद चोर डाकू से मिले हुए हैं, तो हमारी क्या ही मदद करेंगे। वंदना जब वापस घर आ रही होती है तो देखती है कि कैसे चौराहे पर कुछ पुलिस वाले चोरों के साथ पत्ते खेलने में लगे हुए हैं। लोग दारू पीकर रोड पर हंगामा कर रहे हैं तो कुछ लड़के आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये सब वंदना को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और ऐसे ही 1 2 3 दिन गुजर जाते हैं। बेटा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या करें, भैया भी नहीं है घर पर। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी से माँ जी को अस्पताल लेकर जाना होगा। वंदना निशा कलावती को पकड़ते हैं और उसे सहारा देते हुए नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। कलावती दर्द से तड़प रही होती है तो वहीं डॉक्टर अपने कैबिन में बैठकर फोन चला रहा था, जिसे देख वंदना गुस्से में डॉक्टर के कैबिन में आती है। वहां मेरी सास दर्द से तड़प रही है और आप फोन चला रहे हैं। उठिए और मेरी सास का ट्रीटमेंट करिए। मैडम जी, आवाज नीचे करके बात करिए। ये आपका घर नहीं अस्पताल है और नहीं कर रहा मैं आपकी सास की ट्रीटमेंट। क्या करेंगे आप?
वंदना गुस्से में नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन की हालत देख वंदना वापस आ जाती है। अपनी सास को वंदना जल्दी से शहर ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वंदना सब्जी लेकर घर आ रही होती कि तभी रास्ते में उसे 15-16 साल के 2 लड़के ड्रग्स लेते हुए दिखते हैं। तुम दोनों की अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और तुम लोग इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, छोड़ो इसे। अरे भाभी, ये गंदी हरकतें नहीं है, अच्छी हरकतें हैं, आप भी करेंगी? मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ और तुम हो कि। इससे पहले वंदना उन 2 लड़कों से कुछ कहती कि तभी वहां मोहित आता है और उसे घर लेकर जाता है। सभी वंदना पर काफी गुस्सा करते हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर हम सब कुछ नहीं करेंगे तो कैसे सब ठीक होगा? हमें कुछ करना होगा। हम में से कोई कानून का आदमी नहीं है जो इन सब चीजों को रोक सके। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू भी इन चीजों में मत पड़। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द घर बेचकर हम लोग शहर चले जाएं और इस बिना कानून के गांव से हमें छुटकारा मिले। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे गांव में अपराधी अब काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। हर तरफ बस लोग अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे, जिससे वंदना काफी परेशान थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और हर रोज की तरह वंदना अपना फोन चला रही थी कि तभी उसके फोन पर एक ईमेल आती है, जिसे देख वंदना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता है। और अब पूरे 2 दिन बाद वंदना पुलिस की वर्दी पहने अपने ससुराल वालों के सामने आती है, जिसे देख। वंदना, ये तुमने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है? क्योंकि अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर वंदना बन चुकी हूँ। कुछ महीने पहले ही मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। 2 दिन पहले ही मेरे फोन पर ईमेल आया था कि अब मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। इसलिए अब मैं शपथ लेती हूँ कि गांव में तो मैं कानून लाकर रहूंगी और जो जो उसका उल्लंघन करेगा उसे सजा दूंगी। वंदना अब पुलिस की वर्दी पहने कुछ कांस्टेबल के साथ बाजार जाती है, जहाँ लोग तराजू के नीचे चुंबक लगाकर ग्राहकों को लूट रहे होते हैं। अरे मैडम, फिर आ गई आप। और ये क्या, पुलिस के कपड़े पहन कर आई हो? आपको क्या लगता है मैं इस वर्दी से डर जाऊंगा? ये वर्दी तो मेरी जूती है। अभी बताती हूँ ये वर्दी क्या कर सकती है। वंदना उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सभी दुकान वाले इधर उधर भागने लगते हैं। सभी कांस्टेबल मिलकर उन सभी को पकड़ लेते हैं और सीधा जेल में बंद करते हैं। तो वहीं वंदना अब लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को पकड़ती है। मैडम, क्यों सुबह सुबह दिमाग का भाजी कर रही हो तुम? औरतों को कुछ और काम नहीं है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि एक आईपीएस ऑफिसर से इस तरह बात करेगा? वंदना उन लड़कों को लाठी से मारते हुए सीधा जेल में बंद कर देती है। कुछ दिनों में वंदना ने सभी चोर घपला करने वालों को पकड़ लिया था। साथ ही अब गांव में कई जगह वंदना कैमरा भी लगवाती है। वंदना के डर से कई लोगों ने अपराध करने बंद कर दिए थे। मैडम जी, हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हाँ मैडम जी, हमें भी इंसाफ चाहिए, अब आप ही हमें इंसाफ दिला सकती हैं। आप सभी को इंसाफ मिलेगा, मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगी। गांव में जिस जिसके घर जबरदस्ती हथियाए गए थे, जिस जिसका नुकसान हुआ था, अब उन सब की भरपाई होती है। और सिर्फ कुछ ही महीनों में इन सब बिना कानून वाले गांव में अब हर चीज के लिए कानून आता है, जिससे गांव के सभी मासूम लोग वंदना को देवी मानने लगते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहू एक दिन इस बिना कानून वाले गांव में कानून लाएगी। मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब से हम सब बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। गांव वालों की बात सुन वंदना काफी खुश होती है, जिसके बाद अब इस गांव में एक भी अपराध नहीं होता और सभी कानून का पालन करते हैं।